हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस के लिए जो है बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए। और इसमें हम लोग साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग आज बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। पहला ऑप्शन है आपका वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, तीसरा है ध्रुव तथा फोकस के बीच, चौथा ऑप्शन है कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, तो देखिए इधर हम बना देते हैं उत्तल दर्पण। सबसे पहले आप जानते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण जिसके क्या होता है, दबे भाग पर कलाई की जाती है। ऐसा दर्पण जिसके दबे भाग पर क्या की जाती है, कलाई करने का मतलब पॉलिश लगी रहती है, और प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो उभरे भाग से होता है। तो ये देखिए आपका ये उत्तल दर्पण है। इसके इस तरफ जो है क्या हो जाएगी, कलाई की जाएगी, और इधर से ये दबा हुआ भाग है, ये कलाई किया, इधर कलाई कर देंगे यानी पॉलिश कर देंगे, और इस तरफ क्या कर देंगे, उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। और यहाँ पर जो है इस तरीके से ये मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव हो गया, और ध्रुव से जितनी दूरी पर इधर फोकस होगा, फोकस से उतनी ही दूरी पर इधर क्या हो जाएगा, हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसके सामने कोई वस्तु रखी गई है, ये देख पा रहे हैं आप, एक वस्तु AB है जो उत्तल दर्पण के सामने रखी है। अब आप जानते हैं एक किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो अब उधर तो पॉलिश लगी है, तो उधर तो जा नहीं सकती किरण, तो ये क्या होगी, इधर से ऐसे परावर्तित हो जाएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। लेकिन अब समांतर जाने वाली किरण कहाँ जाती है, परावर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस से जाती है, तो इधर पीछे ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो जाएगी। अब दूसरी किरण कैसे जाएगी, दूसरी हमारी वक्रता केंद्र से जाएगी। कहाँ जाएगी, ऐसे वक्रता केंद्र से। तो ये अब वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो इस तरीके से आएगी, टकरा कर लौट आएगी। लेकिन अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से वक्रता केंद्र से आती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों किरणें काटेंगी यहाँ पर, और यहाँ पर आप इस AB का जो है सीधा प्रतिबिंब, सीधा होगा तो आभासी होगा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है ना। वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' कहाँ बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके सामने आप चाहे जहाँ पर वस्तु रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ पर इसके सामने वस्तु रख दीजिए, अनंत को छोड़कर, क्योंकि अनंत पर रखेंगे तो वो फोकस पर आके बनेगी। बाकी इसके सामने वस्तु चाहे जहाँ हो, हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच। इसीलिए इस उत्तल दर्पण को हम लोग क्या करते हैं, वाहनों में ड्राइवर की सीट के बगल में लगाते हैं, जो कि क्या करता है, साइड मिरर भी इसको बोलते हैं, जो पीछे की जो है जो वाहन आ रहे हैं उनको ये देख पाता है, क्योंकि पीछे से तो जो भी वाहन आएंगे वो सबके सब इसमें दिखेंगे, है ना। और ये छोटा जो है प्रतिबिंब बनाता है, और कहाँ बनेगा, सदैव ध्रुव और फोकस के बीच। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे कह रहा है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह, यानी कि ये बता रहा है कि जब प्रकाश किरणें जो हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम। अब देखिए इस तरीके से ये अपवर्तन से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए ये कोई पृष्ठ है जो माध्यम को अलग कर रहा है, और यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेंगे हम लोग ऐसे, और एक किरण यहाँ से यहाँ आ रही है ऐसे, ये आपतित किरण हो जाएगी आपकी, और ये आपतन बिंदु A हो जाएगा। एक किरण आप PA एक आपतित किरण है,
और ये हमारा क्या है, जेड जेड डैश हमारा क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग करता है। अब यहाँ से जो है ये फर्स्ट मीडियम है और नीचे वाला क्या है, सेकेंड मीडियम। तो क्या लिखा है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से क्या हो रही हैं, दूर हट रही हैं, अभिलंब से दूर हट रही हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभिलंब से। अब ये जानते हैं, अब अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब विचलन दो तरीके का होता है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रही है। अभिलंब से ये जाना चाहिए था ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो गई है, दूर हट गई है। अभिलंब से क्या हुई है, दूर हट गई है। तो यहाँ पर ये कंडीशन कब होती है, अभिलंब से किरण कब दूर हटती है, जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, सघन से कहाँ जा रहा होगा, विरल में। याद रखना, जब प्रकाश कहाँ जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगा, तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, जो है अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अगर यही चीज़ विरल से सघन में किरण आ रही होती तो अभिलंब की ओर झुक जाती। तो यहाँ पर अभिलंब से कहाँ है, दूर हट रही है। दूर हट रही है तो यहाँ पर पहला माध्यम सघन होगा, दूसरा विरल, यानी कि सघन माध्यम से कहाँ जा रही होगी, विरल माध्यम में। तो आप देखिए पहला ऑप्शन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, दूसरा है विरल माध्यम सघन माध्यम में, तीसरा है कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में, चौथा पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो है पूछा गया आपसे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है आपको, और उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, स्थित कोई वस्तु है उसके सामने, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। दूसरा है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। 15 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। चौथा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये है तो बहुविकल्पी में, लेकिन ये आपका वर्णनात्मक प्रश्न में भी आ सकता है। तो देखते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी है। फोकस दूरी मतलब एफ की वैल्यू, और उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी को क्या लेंगे, प्लस में ले लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो यहाँ पर एफ बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर प्लस का, और इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर u का मान हो जाएगा। वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है, और यहाँ पर सदैव ये माइनस में ली जाती है, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब क्या निकालना है, v का मान निकालना है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v की वैल्यू हमको बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो यहाँ पर लेंस का सूत्र लगा देंगे, लिखेंगे लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र जब लगाएंगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद रखना ये लेंस वाले फार्मूले में बीच में माइनस होता है और दर्पण वाले में बीच में क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर 1/f के स्थान पर रख देंगे प्लस का 15 इक्वल टू 1/v हमको पता नहीं, माइनस u का हमारा कितना है, माइनस का 30। u कितना हो जाएगा, -30। तो 1/15 इक्वल टू 1/v, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 1/30। अब 1/30 इधर आ जाएगा, तो 1/15 माइनस का इधर हो जाएगा, ये आएगा प्लस से इधर आएगा माइनस में, इधर बचा 1/v। अब देखिए यहाँ पर लासा लेकर हम लोग हल करेंगे। 15 और 30 का लासा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना, पहले हरों का लासा लिया, पहले वाले हर से लासा को भाग दिया, भागफल कितना है 2, तो 2 से इसको गुणा कर देंगे 1 को, तो 2 हो जाएगा माइनस। इधर 30 से जब डिवाइड करेंगे 30 को तो 1 आएगा, 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v। अब यहाँ पर 1/30 इक्वल टू 1/v आ गया, इम्प्लाइज दैट कहीं से गुणा करोगे तो v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए v की वैल्यू प्लस में आई, v की वैल्यू किधर आई, प्लस में आई, तो वस्तु के दूसरी ओर होगा प्लस, क्योंकि मुख्य अक्ष से जो उधर दाईं ओर की दूरियां जो होती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं और बाईं ओर की दूरियां क्या ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। तो v की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब ये दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा।
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 30 सेंटीमीटर, यानी आपका करेक्ट हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर, है ना। और वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार का होगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के क्या होगा, आकार का हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब हम लोग केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये सभी के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। अब देखिए किसी भी यौगिक का अगर आपको संरचना सूत्र बनाना है तो सबसे पहले उसका फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तभी आप संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। मेथेन का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH4 होता है। तो अब CH4 का संरचना इसकी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन लगा दिया और 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, 4 तरफ से हाइड्रोजन से ये बांड बनाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ऐसा कौन सा विकल्प है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मेथेन जो है, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी का भी आप बना सकते हैं। बस याद रखिए किसी भी यौगिक का अगर आपको संरचना सूत्र बनाना है तो उसका हमको अणु जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक सूत्र नहीं याद होगा तब तक हम उसका संरचना सूत्र जो है नहीं बना सकते, उसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर तुमको बताना है कि समजातीय श्रेणी, यहाँ पर कौन से ऐसे जो तत्व या यौगिक हैं जो समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। अब समजातीय श्रेणी, इसका दूसरा नाम सजातीय श्रेणी भी है। समजातीय सजातीय श्रेणी होती क्या है, तो जब समान तत्वों, समान क्रियात्मक समूह वाले तत्वों या यौगिकों को, जब समान तत्व, यह आपका 4 नंबर में भी पूछा जाता है, यानी वर्णात्मक प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है सजातीय श्रेणी। तो जब समान तत्वों या यौगिकों को जो है एक क्रम में लिखा जाता है, क्रम में रखा जाता है, तो वही श्रेणी जो हमको प्राप्त होती है वही हम क्या कहलाती है, समजातीय या सजातीय श्रेणी। याद रखिए जब समान जो है क्रियात्मक समूह वाले तत्वों या यौगिकों को उन एक क्रम में व्यवस्थित करके लिखा जाता है या रखा जाता है तो उस जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब इसकी एक खास श्रेणी का एक गुण होता है, इनमें किन्हीं 2 क्रमागत तत्वों या फिर यौगिकों के बीच जो अंतर होता है वो CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, याद रखिए CH2 का अंतर होता है। अब इसी से हम पता लगाएंगे कि ये इन ऑप्शनों में कौन सा सजातीय श्रेणी है। तो देखिए CH2, अब यहाँ पर आप देखिए पहले ऑप्शन की बात करें तो 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है। तो यहाँ पर 1 कार्बन का तो अंतर है, दोनों में डिफरेंस देखिए 1 कार्बन का तो है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या समान है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि हमको क्या होना चाहिए, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी CH2 का अंतर होना चाहिए। अब दूसरे ऑप्शन में बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1, यानी 1 कार्बन का अंतर है, और हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ 4 हैं, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तो एक तो ये जो है क्रियात्मक समूह ही बदल गया, तो क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप जो है यहाँ पर कार्बन की संख्या बराबर, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सजातीय श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत जो है तत्वों या यौगिकों के बीच अंतर कितने का होता है, CH2 का अंतर। इसी से हम लोग पता लगाएंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, कई बार आ चुका है। इस तरीके से आप इसको यहाँ से पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, कह रहा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अब देखिए सूत्र कैसे बनाते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए इनको अगर सूत्र बनाना है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, कितने प्लस चार्ज होते हैं, कितने माइनस। अब यहाँ पर दो यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर तत्व एक लेड है, एक नाइट्रेट। तो लेड का सूत्र होता है, लेड का प्रतीक होता है Pb, और नाइट्रेट का हो जाएगा NO3। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3। अब लेड के ऊपर 2 प्लस चार्ज होते हैं, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और NO3 पर 1 माइनस चार्ज होता है, यहाँ 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर कैंची गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा,
इसको इससे जब गुणा करेंगे तो PB ऐसे लिख देंगे क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है। और यहाँ पर NO3 कितने हो जाएंगे, 2 से 2 NO3 हो जाएंगे ना गुणा करेंगे, तो PB NO3 का होल ट्वाइस। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से PB NO3 का होल ट्वाइस, आप देख पा रहे हैं PB NO3 का होल ट्वाइस, ये जो है आपका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी हम लोग जो है आगे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले जो है पार्ट में। और इस तरीके से आप बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो बेटा पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एडवांस क्लासेस को आप जो है सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर आप इस तरीके से भी सर्च कर लीजिएगा @advance classes 0, इसको आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तुरंत आ जाएगा। @advance में ए यहाँ कैपिटल रखिएगा, और यहाँ गैप मत दीजिएगा, गैप ना देना है इनके बीच में, और यहाँ लास्ट में क्या रहेगा 0, तो @advance classes 0, इससे भी आप सर्च करेंगे तो जो है आपका चैनल खुल के आ जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, कई बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।